हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे पीएम मोदी की कन्वर्सेशन विद लेक्स फ्रेडमैन। और इसमें हम वो पार्ट देख रहे हैं जिसमें मोदी जी ने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला था। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो रिफॉर्म होने चाहिए वो नहीं हुए, उसके कारण आज उनके कितना रिलेवेंस रहा कितना नहीं, उस पर डिबेट चल रही है। आपने इस बारे में बात की है कि आपके पास दुनिया में शांति स्थापित करने का कौशल है, अनुभव है, जियोपॉलिटिकल दबदबा है। आज दुनिया में और वर्ल्ड स्टेज पर सबसे बड़ा पीसमेकर बनने के लिए, जबकि कई वॉर्स चल रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप शांति की स्थापना कैसे करेंगे? दो देशों के युद्ध के बीच शांति समझौता लाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस एंड यूक्रेन। आप देखिए, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भगवान बुद्ध की भूमि है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो महात्मा गांधी की भूमि है। और ये ऐसा महापुरुष हैं कि जिनके उपदेश, जिनका वाणी, वर्तन, व्यवहार पूरी तरह शांति को समर्पित है। और इसलिए सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है, क्योंकि बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, हम समन्वय के पक्ष के हैं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं। और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। अब जैसे मेरा रशिया के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, यूक्रेन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ करके मीडिया को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। और मैं जेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से उनको भी कहता हूं कि भाई, दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों ना हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है। और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पर यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है। और शुरू में समझा नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो इस प्रकार का वातावरण बना है उससे मुझे लगता है कि अब रशिया, यूक्रेन, मैं आशावादी हूं कि बहुत उन्होंने खुद ने तो गंवाया है, दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे विश्व में फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, उसका संकट रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है जल्दी से जल्दी शांति हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं शांति के पक्ष में हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूं। एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है, वह है भारत और पाकिस्तान का टकराव। ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं, आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए, आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय
क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू है, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अपना अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम भी उसी समय ही आया कि लाखों लोग, कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा भाई। और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। कोई फायदा नहीं। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला, धोखा मिलता है। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ कि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधार, लोही लुहान, कट को बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्या कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने कोशिश की हो, पाकिस्तान के साथ सब ठीक करना चाहा हो, जो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों से जुड़ी हो, जो भविष्य में आगे का रास्ता दिखा सकें? पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और कई दशकों के बाद बीती घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे कि मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो चौंक गए थे। और इस निर्णय के इस प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। अच्छा। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था, लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। वैसे आपसे एक थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है, भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? हमारी। दोनों टीमों की पिच पर दुश्मनी के चर्चे भी सभी ने सुने हैं और दोनों में जियोपॉलिटिकल तनाव भी है जिसकी अभी आपने बात की है। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाते हैं? वैसे
जो स्पोर्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। नहीं, पर पाकिस्तान ऐसा देश है मैं जोड़ने स्पोर्ट्स वाला को तो नहीं है। बदनाम होते देखना नहीं चाहूंगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूँ। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा। अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं बोलने वाली थी जो जीता वो इंडिया और बेटर। पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। हाँ, मैंने भी द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाम की सीरीज देखी है, जिसमें कई बेहतरीन खिलाड़ियों और मैचों की बात हुई है। अच्छा, दोनों मैंने देशों देखी। की ऐसी टक्कर और मुकाबला देखकर अच्छा लगता है। आपने फुटबॉल के बारे में भी बात की है। भारत में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, तो एक और मुश्किल सवाल, पॉपुलर आपका है? फुटबॉल का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमारे पास मेसी, पेले, मैराडोना, क्रिस्टियानो इंडियन तो कोई है ही रोनाल्डो, नहीं, जिदान तो जैसे कहाँ से नाम हैं। पॉपुलर हो गया? आपको आज तक का सबसे इंडिया महान फुटबॉल खिलाड़ी कौन लगता सॉकर है? वर्ल्ड कप में तक ये क्वालिफाई बात नहीं सही होता है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है और फुटबॉल की हमारी महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, विश्व की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें फीफा वर्ल्ड कप में नहीं 80s होता के कालखंड की, तो मैडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। हो सकता है कि उस जनरेशन के लिए वो एक हीरो के रूप में देखे जाते हो, और आज की जनरेशन को पूछोगे तो वो मेसी की बात बताएंगे। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग घटना याद आ रही है, आपने पूछा तो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी हाँ, लोग कोई होगा, ट्राइबल कोई लोग रहते हैं। खेलता होगा। अच्छा, तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं उनसे बातचीत करने का मुझे एकदम पसंद आता है ऐसे लोगों से बातचीत करना, तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़े बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा ये मिनी ब्राजील क्या है भाई? इंडिया में है क्या कोई? तो बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। ओह, मैंने कहा कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। वाह, नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। वाह। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो हमें भारत पता ही में नहीं ऐसे गांव। फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूँ, अच्छा, क्योंकि good। टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार है। और जो इन्होंने मोदी जी ने बात की पाकिस्तान के बारे में, बहुत अच्छा किया उन्होंने, जिस तरह से पाकिस्तान की असलियत पूरे वर्ल्ड को दिखाई है बताकर। और ये बोलना फ्रॉम अ प्रेसिडेंट कह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये बात जब निकलती है कि बताओ कि ओसामा कहाँ से मिला था, जो हम बोलते हैं, हम तो शुरू में ही जब रिएक्शन शुरू किया तो हमने कहा था कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए, ताकि इनकी जो पाकिस्तान जो है, जो ओवर स्मार्टनेस दिखाता है, उसकी बेइज्जती करनी ज़रूरी है। अगर कोई ऑफिशियल लोग बोलना शुरू करेंगे गवर्नमेंट के कि भैया ओसामा कहाँ पे था, तब इनकी बेइज्जती होगी। ये जो बड़े बनते हैं स्मार्ट और दिखाते हैं कि हम तो बड़े अच्छे, हम तो टेररिज्म को करते नहीं, फलाना ठमकाना, इनको असली चेहरा दिखेगा। और वही मोदी जी ने इस बारी बोला, विच इज अ वेरी बिग थिंग, कि आप एक इंटरव्यू में एज अ प्राइम मिनिस्टर बता रहे हो कि भैया जहां पे भी कुछ हुआ है आपको दिखेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन पाकिस्तान का।
ओसामा कहाँ मिला? पाकिस्तान में। तो जो हम लोग इतने सालों से सारी दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान किस टाइप की कंट्री है, वो पाकिस्तान ने खुद ही प्रूव कर दिया इस तरह के लोगों को छुपाने में। तो वो बहुत ही बढ़िया था। मोदी जी, पॉइंट ये होता है कि जो लीडर होता है उसको बातचीत करनी बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो एक्सप्रेस कर सकता है, बातें बता सकता है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि मैंने पूरी कोशिश की पाकिस्तान से रिलेशन अच्छी हो जाए, मगर नहीं हुई। साफ साफ क्लियर कर दिया। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, पूछा गया था कि क्रिकेट में कौन बेटर है, तो उन्होंने बोला कि पहले तो स्पोर्ट को मैं उस वो तो उनको भी पॉलिटिकली करेक्ट। देखो हमारी तरह मोदी जी फिर उन्होंने कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई कैन टेल। फिर कहा कि रिजल्ट से देख लो, रिजल्ट देख के तुम्हें अपना पता चल गया। बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कौन अच्छा, आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सपर्ट क्रिकेट का, मगर रिजल्ट देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। और स्पोर्ट को ट्रीट मत करो एज राइवलरी। वो तो बोलना पड़ेगा उन्हें, वो तो बोलना पड़ेगा। पर अंदर से हमें भी पता है, मोदी जी को भी पता है कि जो हमारे देश में आके हमारे इनोसेंट को मार रहा है या हमारे जवानों के साथ जो कर रहा है, उसके लिए स्पोर्ट्स जब हम सोचेंगे तो हम कहेंगे कोई स्पोर्ट्स नहीं। इससे आपको पता चलता है कि कभी भी कोई ऐसी बात आ जाए तो किस तरीके से उनको आंसर करना है, आराम से। तो मोदी जी ने अब जैसे चाइना की भी बात की, लोगों को समझ ही नहीं आई, जबकि हमने उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि भैया मोदी जी का कहने का जो मतलब है वो आप ये मत सोचो, वो एज अ लीडर जो है अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, पर चाइना से बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं है। और क्यों वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? क्योंकि वो हमारी जमीन लेके बैठा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, सोचोगे कि कौन सा देश हमें अटैक कर सकता है, तो वो चाइना है। देखिए, आपको ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आपका एक नेबर है जो आपसे 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, राइट? तो आपको सीधा नजर आता है, मिलिटरीली भी तो आपको नजर आता है कि आपका नेबर आपसे इतना स्ट्रांग है, तो कल को क्या उसे रोक रहा है? वो कभी आपको अटैक कर सकता है, राइट? और पूरी हिस्ट्री में देखा गया, अगर आपसे कोई स्ट्रांगर है, एक ना एक दिन वो आप पे अटैक करेगा। तो यू हैव टू, इसीलिए वो थ्रेट है क्योंकि नेबर है और स्ट्रांगर है। एग्जैक्टली तो कई ऐसे बहुत ही वियर्ड कमेंट्स आ रहे थे कि उसको सुन के मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। इसमें कोई डिबेट वाली बात नहीं, कॉमन सेंस है। यू हैव अ नेबर जो तुमसे इकोनॉमिकली और मिलिटरीली स्ट्रांगर है। यानी हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम यूएसए में बैठे हैं। पूरी हिस्ट्री देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे साथ में इतना स्ट्रांग है, वो कभी भी अटैक कर सकता है। डिटरमेंट क्या है? और जो बार बार वो हरकतें कर चुका है, उसने हमारी जमीन भी ली हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट कोई नहीं है हमारे लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट ले भी चुका लैंड। हाँ, ले चुका है। सबसे बड़ी बात वो है, वो ले चुका है और उसके इरादे हैं और लेने के। और मोदी जी को पता है कि अब यहाँ लड़ाई नहीं करवा देंगे। अभी थोड़ी कोई इस बात में एक पॉडकास्टर आके ऐसा ना हो पहुंच कर लड़ाई करा दी, नहीं तो उन्होंने इसलिए पॉडकास्ट ही है, बट रियलिटी एवरीबडी नोस। इंटरनली सबको पता ही है कि पॉडकास्ट कैन नॉट क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, जस्ट अ पॉडकास्ट। So he has to be, मोदी जी has to be politically very correct and वो ही उसी तरह से वो समझदारी से कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो बोला वो वेरी गुड था। हाई टाइम था कि इस टाइप से बताया जाए पूरे वर्ल्ड को कि पाकिस्तान है कैसा, जो लोगों को बेवकूफ, दूसरे देशों को बेवकूफ बना के दिखा रहा है। और अब वो ही गेम खेल रहा है कि हमारे जो भी अंदर हो रहा है वो इंडिया करा रहा है। अब उसकी नई चाल चल रही है। मजे की बात यह है, जो मैं 12 बोलता हूँ कि एटलीस्ट 10 साल बाद पाकिस्तान इररेलेवेंट हो जाएगा। इररेलेवेंट पॉडकास्ट से बात नहीं कर रहा है कि मैं पाकिस्तान इतने महान देश को क्या छुटकू से देश से कंपेयर करूं, ये तो इंसल्ट हो गई। एग्जैक्टली 10 साल की बात है, 10 साल के बाद खत्म, नोबडी विल कंपेयर, नथिंग इज गोइंग टू। देखो अब ये सिचुएशन तो आ गई है, पाकिस्तानी जो हैं सारे बैठ के इंडिया कर रहे हैं और इंडिया की वाहवाही कर रहे हैं। वो सिचुएशन उनकी, इससे बदतर सिचुएशन क्या होगी? वो यहाँ तक कि मोदी जी की इंटरव्यू तक सुनते हैं। कभी उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरों की, अपने लीडरों की कोई इंटरव्यू बैठ के उसके रिएक्शन किए? 10 साल बाद नोबडी विल केयर। तो उनकी तो हालत खराब हो चुकी है। अब धीरे धीरे सिचुएशन ये आएगी कि इंडिया की ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी, वो कहेगी पाकिस्तान पागलों को क्या सुनना है, ये है कौन? उनकी वहां से भी जाएगी और सब जो अब नेक्स्ट जनरेशन है वो बोलेगी कौन पाकिस्तान? जैसे यूएसए, चाइना, वो क्या छोटी मोटी कोई कंट्री? जैसे याद है ट्रंप ने किसी कंट्री को बोला था कि हम किसी को फंड दे रहे हैं, वो कौन सी कंट्री है ये? हमने तो सुना भी नहीं है। हाँ, पता नहीं। तो वो हालत होगी कि इंडिया की जनता भी बोलेगी कौन पाकिस्तान? हमने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं सुना हुआ। तो वो सिचुएशन इतना नहीं होगा क्योंकि नेबर है, मगर इतना जरूर है कि लोग बोलेंगे यार छोटी मोटी हमारी बेइज्जती मत करो कंपेयर करके। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, आएगी। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।